अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस का है और इसके अंदर हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। सेल बायोलॉजी के अंदर जो डिफरेंट तरह की टेक्निक्स यूज़ होती हैं सेल्स और सेल के कंपोनेंट्स को स्टडी करने के लिए। और इस लेक्चर के अंदर जो हम टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रोमेटोग्राफी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे हर तरह की आपको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जितना मटेरियल चाहिए, जो कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो तमाम की तमाम आपको मिलेंगी। और ना सिर्फ वो मिलेंगी क्वांटिटी में, बल्कि हमारा जो आपके साथ वादा है वो क्वालिटी का भी है। इंशाल्लाह उस क्वालिटी को मेंटेन करेंगे जो आपको कोई और नहीं मिलेगी। तो चले हम बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और टॉपिक को डिस्कस करते हैं। टॉपिक है हमारा क्रोमेटोग्राफी का। क्रोमेटोग्राफी में दो वर्ड हैं। क्रोमा का मतलब होता है कलर और जो ग्राफी है उसका मतलब होता है लिखना, टू ग्राफ, टू राइट। तो ये एक सेपरेशन टेक्निक है जो केमिस्ट्री में भी यूज़ होती है, बायोलॉजी में भी यूज़ होती है। इसकी मदद से आप कलर्ड कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हो। शुरू में जब इस टेक्निक को यूज़ किया गया तो कलर कंपाउंड्स को ही सेपरेट करने के लिए यूज़ किया गया, तभी इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ता है। लेकिन अब आप इसको कलरलेस कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक used to separate different chemical compounds from a mixture। ये बात तो तय है कि क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है या आप कह लें प्योरीफिकेशन टेक्निक है। मिक्सचर है, मिक्सचर में से उसके जो कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट, उनको आपने सेपरेट करना है। और केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो कलर्ड भी हो सकते हैं, कलरलेस भी हो सकते हैं। एक कंपोनेंट कलर तो बाकी कलरलेस भी हो सकते हैं। कोई भी जो पॉसिबल कम्बिनेशन है वो हो सकता है। अब ये क्रोमेटोग्राफी के लिए आप एक चैम्बर यूज़ करते हो, उस चैम्बर को क्रोमेटोग्राफी चैम्बर कहते हैं या क्रोमेटोग्राफी टैंक बोला जाता है। चैम्बर ज़्यादा अच्छा वर्ड है। क्रोमेटोग्राफी चैम्बर वो चैम्बर है, वो अपरेटस है, वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आप क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस करते हो। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है बताना। एप्लीकेशंस को देखें, यूज़र्स को देखें क्रोमेटोग्राफी के। तो क्रोमेटोग्राफी जैसे ऊपर कहा कि ये एक टेक्निक है जिसको सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और वो कंपाउंड्स हैं जो मिक्सचर के अंदर हैं, वो प्रोटीन्स हो सकते हैं, वो अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, वो फोटोसिंथेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं या और कोई कंपाउंड हो सकता है। डिफरेंट कंपाउंड का मिक्सचर है, उन कंपाउंड्स को आपने सेपरेट करना है। तो उसके लिए एक जो बेहतरीन तरीका है, एक मुनासिब टेक्निक है, वो क्रोमेटोग्राफी है। तो ये होगी इसकी एप्लीकेशंस। जैसे मैं ऊपर आपको बता रहा था कि वर्ड क्रोमा का मतलब है कलर, ठीक है। तो ग्राफी का मतलब होता है टू राइट और क्रोम का मतलब कलर। तो ये क्रोमेटोग्राफी को ये नाम इसलिए पड़ा कि ये टेक्निक ओरिजिनली इट वाज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर कंपाउंड्स। लेकिन आजकल जैसे मैंने बताया कि जो कलरलेस कंपाउंड्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। क्रोमेटोग्राफी की डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ आपकी बुक में सिर्फ एक ही टाइप का जिक्र है, लेकिन मैंने आपके लिए दो नाम और भी लिख दिए हैं ताकि थोड़ा सा आपका नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाए। पेपर क्रोमेटोग्राफी है जो हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, यही हमारे सिलेबस में शामिल है। इसके अलावा कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, और इन तीनों के अलावा और भी मुख्तलिफ तरह की टाइप्स क्रोमेटोग्राफी की हैं। कई एक टेक्निक्स हैं, कई एक टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी की। तो बस दो तीन नाम आपको पता होने चाहिए। हमारे सिलेबस में जो क्रोमेटोग्राफी की टाइप दी गई है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी की। जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी का नाम बोलता है, इसमें पेपर यूज़ होगा। तो वो पेपर कौन सा है आगे अब हम बात करेंगे। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी सबसे सिंपल है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टाइप है क्रोमेटोग्राफी की। और इसमें फ़िल्टर पेपर से मिलता जुलता एक पेपर यूज़ होता है, इसलिए हम इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी। और इसके अंदर पेपर क्रोमेटोग्राफी के दो फेज़ हैं, यानी ये जो प्रोसेस चल रहा होता है टू फेजेस के अंदर ये चल रहा होता है। वो दो फेजेस कौन से हैं? एक फ़ेज़ जो है वो मोबाइल फ़ेज़ कहलाता है और एक फ़ेज़ जो है वो स्टेशनरी फ़ेज़ कहलाता है। मोबाइल से मतलब वो चीज़ जो मूव कर सकती हो, जिसमें मोबिलिटी हो, हरकत कर सकती हो, ट्रैवल कर सकती हो। और स्टेशनरी स्टेशन से रुका हुआ, आपको पता है गाड़ियों के लिए आप कहते हो कि पीर वदाई स्टेशन है या
लाहौर स्टेशन है या फैज़ाबाद स्टेशन है, तो स्टेशन वो जहाँ गाड़ी रुकती है, तो स्टेशन का मतलब रुकने की जगह, स्टेशनरी रुका हुआ। तो मोबाइल फ़ेज़ जिसमें चीज़ें ट्रैवल कर रही होती हैं और स्टेशनरी फ़ेज़ जिसमें जो चीज़ें हैं वो रुकी हुई होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोबाइल फ़ेज़ को। मोबाइल फ़ेज़ जो है ट्रैवल करता है, मूव करता है, ठीक है। कहाँ मूव करता है? स्टेशनरी फ़ेज़ के ऊपर मूव करता है। इट ट्रैवल्स ओवर स्टेशनरी फ़ेज़। तभी आप मोबाइल फ़ेज़ को क्या कह रहे हो? मोबाइल फ़ेज़ कह रहे हो। नाम ही आपने इसको मोबाइल फ़ेज़ इसलिए दिया कि ये ट्रैवल करता है, मूव करता है, ठीक है, अपनी जगह चेंज करता है। और ये जो मोबाइल फ़ेज़ है ये किस चीज़ से बना होता है? इसमें एक तो वो मिक्सचर है जिसको आपने सेपरेट करना है, और मिक्सचर आपने ऐड किया हुआ है, डिज़ोल्व किया हुआ है सॉल्वेंट में, जैसे कि ज़्यादातर जो सॉल्वेंट में यूज़ होता है वो वाटर यूज़ होता है। तो मिक्सचर प्लस आपका सॉल्वेंट, जैसे मैंने नीचे इक्वेशन बना दी आपके लिए। एक मोबाइल फ़ेज़ क्या है? मोबाइल फ़ेज़ है मिक्सचर प्लस सॉल्वेंट। वो मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स को आपने सेपरेट करना है, उसको सॉल्वेंट में ऐड कर देते हो, डिज़ोल्व कर देते हो, तो वो जो कम्बिनेशन बनता है मिक्सचर प्लस सॉल्वेंट का, दैट इज़ नोन एज मोबाइल फ़ेज़, और ये स्टेशनरी फ़ेज़ के ऊपर ट्रैवल करेगा। अब हम बात करते हैं स्टेशनरी फ़ेज़ की। स्टेशनरी रुका हुआ, ठहरा हुआ, तो ये फ़िल्टर पेपर है। याद रखें, हम ऊपर पढ़ के आए हैं, हम बात कर रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की। पेपर क्रोमेटोग्राफी में फ़िल्टर पेपर से मिलता जुलता एक पेपर यूज़ होता है, एक पेपर स्ट्रिप जो है वो यूज़ होती है। तो वो पेपर जो है वो तो ट्रैवल नहीं करेगा, वो अपनी जगह पे रहेगा। उस पेपर के ऊपर हमारा मोबाइल फ़ेज़ ट्रैवल करेगा, उस पेपर के ऊपर हमारा मिक्सचर चलेगा सॉल्वेंट के साथ। ये सॉल्वेंट हमारे मिक्सचर को उस पेपर के ऊपर जो है वो मूव करवाएगा, तब हम इसको बोल रहे हैं कि ये पेपर अपनी जगह पे रहेगा, लिहाजा ये स्टेशनरी फ़ेज़ है। आपसे पूछ लिया जाए कि बताएं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर स्टेशनरी फ़ेज़ कौन सा होता है? स्टेशनरी फ़ेज़ मिक्सचर है, स्टेशनरी फ़ेज़ सॉल्वेंट है, स्टेशनरी फ़ेज़ पेपर है, या ये सारे स्टेशनरी फ़ेज़ हैं, या इनमें से कोई नहीं है? तो आपने याद रखना है हमेशा कि पेपर स्टेशनरी फ़ेज़ होता है, और मोबाइल फ़ेज़ में आपका मिक्सचर प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलकर मोबाइल फ़ेज़ बनाते हैं। खैर, तो स्टेशनरी फ़ेज़ जो है वो फ़िल्टर पेपर है, और ये अपनी जगह पे रहता है, फिक्स्ड रहता है, मूव नहीं करता, तभी आप इसको स्टेशनरी फ़ेज़ कह रहे हो। अब वर्किंग कैसी है इसकी, पेपर क्रोमेटोग्राफी की? ये तमाम चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं वर्किंग वगैरह, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा पहले आपको एक सिंपल सी डायग्राम से, स्केच से आपको चीज़ें समझा दूँ, ताकि जो लिखी हुई बातें हैं वो फिर आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो चलिए मैं यहाँ आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। एक मुनासिब लेंथ का फ़िल्टर पेपर आपने ले लिया, फ़िल्टर पेपर स्ट्रिप ले ली। अब आप एक स्केल लोगे, और स्केल की मदद से आप इस स्ट्रिप के किसी एक एंड के ऊपर, ठीक है, वो कोई एक ऊपर या नीचे वाला एंड लिया जा सकता है, वहाँ आप एक लाइन लगाओगे। एक रीज़नेबल डिस्टेंस के ऊपर आप लेड पेंसिल से लाइन लगा दोगे। आपने अगर किसी इंक पेन को यूज़ किया, या आपने बॉल पॉइंट को यूज़ किया, पॉइंटर को यूज़ किया, तो उसकी इंक भी आपके मिक्सचर में, आपके कंपोनेंट्स में शामिल हो जाएगी। लेड पेंसिल का ये है कि लेड पेंसिल में मेटल है, लेड है, तो वो ट्रैवल नहीं करेगा आपके मिक्सचर के कंपोनेंट्स के साथ, वो अपनी जगह पर रहेगा। लेड पेंसिल की मदद से यहाँ आप एक लाइन लगा लेते हो। अब आप क्या करते हो, वो मिक्सचर आपका जहाँ पे मौजूद है, ठीक है, मिक्सचर, उस मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स को आपने सेपरेट करना है, उस मिक्सचर में से आप एक ड्रॉप लोगे, ड्रॉपर की मदद से। यहाँ पे वो मिक्सचर मौजूद है, तो यहाँ से आप उस मिक्सचर को इधर पेपर स्ट्रिप के ऊपर ले आओगे। एक ड्रॉप आप यहाँ पे ले, फ़र्ज़ कर लो हमने 3 या 4 इंक्स का ये मिक्सचर बनाया हुआ है। अब हमने उन इंक्स को सेपरेट करना है, तो यहाँ से आप एक ड्रॉप लोगे, और उसको सेंटर पे, ये जो आपने स्ट्रिप के ऊपर लाइन लगाई है, यहाँ पे आप उस ड्रॉप को उस लाइन के सेंटर के ऊपर उस ड्रॉप को लगा दोगे। लगा लिया। अब आप उस टैंक पे आ जाओ, क्रोमेटोग्राफी वाला जो चैम्बर है, जो ऑपरेटस है, उस पे आ जाओ। तो हम एक सिंपल सा बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे, क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर जो है, यहाँ पे हम उसको इस तरह से शो कर लेते हैं। ये हमारा सिंपल सा क्रोमेटोग्राफी का चैम्बर हो गया। अब इसके अंदर हमने अपना सॉल्वेंट जो है वो प्लेस किया हुआ है। सॉल्वेंट हमारा मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर वाटर होता है, तो यहाँ तक मैं ये लाइन लगा लेता हूँ, ये हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एज सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट यहाँ पे हमारे इस क्रोमेटोग्राफिक
क्रोमेटोग्राफी के चैम्बर के अंदर मौजूद है। अब हमने अपने इस पेपर स्ट्रिप को पकड़ना है और इसके अंदर उसको सस्पेंड कर देना है। ये लाइन थी हमारी स्ट्रिप वाली, ये इसको लगा लेते हैं, ये हमारा ड्रॉप था। तो पॉइंट ये है, समझने वाली बात ये है कि जब आप इस पेपर स्ट्रिप को सॉल्वेंट के अंदर सस्पेंड करोगे तो फिर आपका जो ड्रॉप था, जो मिक्सचर वाला ड्रॉप था, वो सॉल्वेंट में डिप नहीं होना चाहिए, वो ऊपर रहना चाहिए सॉल्वेंट से, और उससे नीचे वाला जो पोर्शन है स्ट्रिप का वो पानी में या सॉल्वेंट में डिप होना चाहिए। अगर आप इस पॉइंट को, ये जो ड्रॉप वाला पॉइंट है आपने लगाया था, जहाँ ड्रॉप रखा है, इसको भी आप डिप कर देते हो सॉल्वेंट में, तो फिर तो आपकी सारी जो इंक है या जो कंपोनेंट मिक्सचर था वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा, पेपर के ऊपर तो वो ट्रैवल ही नहीं करेगा उस तरह से। तो आपको उससे नीचे वाला पोर्शन स्ट्रिप का डिप करना है और ख्याल रखना है कि जो आपने ड्रॉप लगाया था वो ड्रॉप डायरेक्ट उस सॉल्वेंट के अंदर डिप ना हो। तो फिर आप इसको पेपर स्ट्रिप को सस्पेंड कर देते हो, फिर सपोर्ट के साथ किसी के साथ फिक्स कर देते हो। तो ये आपने यूँ रख दिया। अब ये क्रोमेटोग्राफी का जो प्रोसेस है स्लो होता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपके एक्सपेरिमेंट की टाइप, नेचर, जो आप करने जा रहे हो। ये आधा घंटा, 1 घंटा और समटाइम्स 3 और 5 घंटे भी ले सकता है। ओवरऑल ये स्लो प्रोसेस है क्रोमेटोग्राफी का। तो अब इसको आप यूँ बना के इसको छोड़ देते हो, जब 3 घंटे गुजर जाएं उसके बाद आप आ जाओ, अपने पेपर को निकाल लो, ड्राई करो, और ड्राई करने के बाद उसको ऑब्जर्व कर लो। तो ये ओवरऑल मैकेनिज़्म है क्रोमेटोग्राफी का। अब जो चीज़ें हमने लिखी हैं ज़रा उनको समझ लेते हैं। एक जनरल वर्किंग का जो मैंने प्रोसीजर है, उसका जो मैकेनिज़्म है, उसकी एक जनरल डिस्कशन मैंने आपके साथ कर ली। अब ज़रा पढ़ लेते हैं चीज़ों को। क्या है जी कि when mobile phase travels over stationary phase, components of mixture begin to separate in the form of dots। पहली चीज़ ये है इसके मैकेनिज़्म में, प्रोसीजर में, मैकेनिज़्म में, कि भाई जब आपने उसको डिप कर दिया सॉल्वेंट के अंदर अपने मिक्सचर को, अपने पेपर को, अब क्या होगा कि जो उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स थे वो सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? कि मोबाइल फेज़ स्टेशनरी फेज़ के ऊपर ट्रैवल करेगा। जैसे इस डायग्राम में देखें, ये क्रोमेटोग्राफी चैम्बर है, यहाँ पे नीचे सॉल्वेंट मौजूद है, फ़र्ज़ कर लें वो वाटर है, यहाँ ये आपका मिक्सचर था। तो वाटर जो है इस पेपर के ऊपर ट्रैवल करेगा। आपको पता है जो पेपर है वो खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को अपने अंदर। तो वाटर जो है वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा, यहाँ अपवर्ड मूव करेगा, और वाटर के अपवर्ड मूव करने से, ये सॉल्वेंट के अपवर्ड मूव करने से, जहाँ पे आपने यहाँ पे जो लाइन लगाई थी लेड पेंसिल से, जिस मैंने ऊपर आपको समझाया, और ये आपका वो पॉइंट था जहाँ जो ड्रॉप आपने लगाया था मिक्सचर का, ये वो हो गया। तो जब वाटर यानी सॉल्वेंट ऊपर को ट्रैवल करेगा तो वो वाटर, वो सॉल्वेंट इस ड्रॉप के साथ भी कांटेक्ट में आएगा। जब इस ड्रॉप के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ड्रॉप के जो मिक्सचर था, जो कंपोनेंट्स था, वो सॉल्वेंट उन कंपोनेंट्स को अपने अंदर डिज़ोल्व करता हुआ ऊपर के साथ कैरी करके ले जाएगा। जैसे सॉल्वेंट अपवर्ड ट्रैवल करेगा तो वो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को भी अपने साथ कैरी करता हुआ ऊपर लेके जाएगा। तो ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है जो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया। ज़रा दोबारा देखें। व्हेन मोबाइल फेज ट्रेवल्स थ्रू स्टेशनरी फेज, जब वाटर यानी मोबाइल फेज ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा तो वो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को भी अपने साथ डिज़ोल्व करता हुआ ऊपर लेके जाएगा। तो इस तरह क्या होगा, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बिगिन टू सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। जैसे इस तरह आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये देखें ना कि ये जो ग्रीन पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये येलोइश जो है वो पेपर है, लेकिन ज़रा गौर करें तो यहाँ कलर डिफरेंट है, ये ग्रीनिश कलर है। और ये ग्रीनिश कलर किसका है, ये नीचे देखें, नीचे भी जो ग्रीनिश है उस सॉल्वेंट को ये शो किया गया। वही सॉल्वेंट अपवर्ड ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ तक सॉल्वेंट जो है वो ट्रैवल कर चुका है। यहाँ तक जब सॉल्वेंट ऊपर की तरफ आया है तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को भी कैरी करता हुआ वो ऊपर की तरफ ले आया है, ठीक है। तो वो कंपोनेंट्स जो हैं वो अलग अलग मूव करते हुए एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। अब जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं
उनके मूव करने की स्पीड जो है वो डिफरेंट होगी, ज़ाहिर बात है। डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनके केमिकल फार्मूला, उनके केमिकल स्ट्रक्चर, उनकी केमिकल अफिनिटी वो डिफरेंट है, उनकी स्पीड भी डिफरेंट होगी। स्पीड जो है वो मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करती है। जितना हैवियर कंपाउंड होगा उतनी उसकी स्पीड जो है वो ट्रैवलिंग स्पीड स्लो होगी, और जितना लाइटर कंपाउंड है उतना वो तेज़ी से ट्रैवल करेगा। तो जो ट्रैवलिंग स्पीड है, ये मूविंग स्पीड है कंपोनेंट्स की, वो उनके मॉलिक्यूलर मैसेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अपने अपने मॉलिक्यूलर मैसेस की बेस पर डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, तो मूव करेंगे तो उनकी स्पीड डिफरेंट होगी। देखें, कुछ ड्रॉप्स इधर हैं, कुछ इधर हैं, कुछ इधर हैं, तो अपने अपने मॉलिक्यूलर मैसेस के हिसाब से, अपनी अपनी डेंसिटीज़ के हिसाब से उनकी ट्रैवलिंग स्पीड है। जो तेज़ होंगे वो ऊपर जल्दी ऊपर चले जाएंगे, जो स्लो होंगे वो नीचे रह जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स मूव विद डिफरेंट स्पीड सो गेट सेपरेटेड। डिफरेंट स्पीड होगी ना, तो जारी बात है एक ही स्पीड के साथ कंपोनेंट्स चलेंगे तो साथ साथ होंगे, सेपरेशन तो ना हुई। सेपरेशन क्यों हो रही है, उसकी वजह ये है कि कंपोनेंट्स के ट्रैवल करने की स्पीड डिफरेंट है। जो हैवियर है वो ज़रा आहिस्ता चलेंगे, और जो लाइटर कंपोनेंट्स हैं वो तेज़ी से मूव करेंगे तो वो आगे निकल जाएंगे, तो अलग हो गए, यानी सेपरेट हो गए। जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरऑल जो क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस है ये स्लो है, और ये ठीक ठाक टाइम लेता है। लेकिन जब वो टाइम गुजर जाए, आफ्टर ड्यू टाइम, तो फिर आप क्या करते हो, आप उस पेपर को निकालते हो और उसको ड्राई करते हो। ठीक है। जब ड्राई हो जाए, अब ये है कि अगर वो आपके कंपोनेंट्स कलर कंपोनेंट्स थे तो पॉइंट्स आपको डायरेक्टली नज़र आएंगे। यहाँ पे भी सिंपल में ये दिखाया है डायग्राम में, इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये कलर्ड कंपोनेंट्स हैं, इसमें येलो डॉट्स भी हैं, इसमें ग्रीन डॉट्स, उसका ब्लू डॉट्स भी हैं, रेड डॉट्स भी हैं, पिंक डॉट्स भी हैं। तो ये कलर कंपोनेंट्स हैं जो यहाँ पे डायग्राम में दिखाए हैं। लेकिन जो कंपोनेंट सेपरेट हो रहे हैं वो कलरलेस भी हो सकते हैं। अगर आपके कंपोनेंट्स कलरलेस होंगे तो फिर जब आप पेपर ड्राई कर चुके होगे तो आपके ड्राई पेपर पे ऊपर आपको कुछ नज़र ही नहीं आएगा, सिवाय पानी के दाग के, धब्बे के। आपको कंपोनेंट्स तो नज़र ही नहीं आएंगे। तो फिर उन कंपोनेंट्स को कौन सा कंपोनेंट कहाँ पहुँचा, किधर गया, कहाँ है, आपको नज़र नहीं आएगा, वो तो कलरलेस है। तो आप क्या करोगे, फिर आप यूँ करोगे कि आप एक स्प्रे यूज़ करोगे। वो स्प्रे जो है वो डाई होगा, स्टेन होगा। तो जब आप उस पेपर के ऊपर वो डाई या स्टेन स्प्रे कर दोगे, और वो स्प्रे, वो डाई, वो स्टेन उन कंपोनेंट्स के साथ जाके जो पेपर के ऊपर सेपरेट हो चुके हैं, कलरलेस होने की वजह से नज़र नहीं आ रहा है लेकिन सेपरेट हो चुके हैं, तो वो डाई, वो स्टेन उन कंपाउंड के साथ जाके अटैच होगा, और वो कंपोनेंट्स जो हैं वो विजिबल हो जाएंगे, उनके डॉट्स विजिबल हो जाएंगे। तो ये तरीका है कलरलेस कंपाउंड्स को विजुलाइज करने का ऑन पेपर क्रोमेटोग्राफी, कि आप फिर उनको विजुलाइज करने के लिए एक डाई और स्टेन यूज़ करोगे। ये बात आपसे एमसीक्यूज़ में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर का, 1.5 या 3 नंबर का भी हो सकता है कि बताइए भाई कि क्रोमेटोग्राफी के अंदर एक कलरलेस कंपाउंड को आप कैसे देखते हो पेपर के ऊपर। वो तो आप वाइट पेपर के ऊपर आपको कलरलेस कंपाउंड नज़र ही नहीं आएगा, तो फिर आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हो, लोकेट करते हो। तो आपका आंसर ये होगा कि हम फिर कलरलेस कंपाउंड्स को विजुलाइज करने के लिए, लोकेट करने के लिए डिफरेंट तरह के डाइज और स्टेन यूज़ करते हैं। वो उनको वो जो हमारे कंपोनेंट्स हैं पेपर के ऊपर सेपरेट हुए हैं उनको उनके साथ अटैच होते हैं और उनको विजिबल कर देते हैं। अब जब वो विजिबल हो गए, यानी क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस हो गया, पेपर आपने निकाला, ड्राई कर लिया, उसके ऊपर वो कलरलेस कंपोनेंट्स को विजुलाइज करवाने के लिए आपने उसके ऊपर स्टेन को स्प्रे भी कर दिया, कंपोनेंट्स विजिबल भी हो गए। उसके बाद वो जो पेपर है उसको हम एक नाम देते हैं, और ये नाम आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, और ये नाम है क्रोमेटोग्राम का। क्रोमेटोग्राम एट द एंड फाइनल, वो जो आपके पास पेपर अचीव होता है जिसके ऊपर कंपोनेंट्स सेपरेट हो चुके, विजुलाइज हो चुके, दैट पेपर नाउ विल बी कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। स्टार्ट में आप उसको क्रोमेटोग्राम नहीं कर सकते, कह सकते, क्योंकि आपने तो क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस नहीं किया उसके ऊपर। जब उस पेपर के ऊपर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस हो जाएगा, कंपोनेंट सेपरेट हो गए, विजुलाइज भी हो गए, तब आप फाइनल स्टेज के ऊपर उसको बोलोगे कि ये है भाई क्रोमेटोग्राम। कुछ और चीज़ें भी मैं आपको दिखा दूं डायग्राम के अंदर। ये ओवरऑल मैकेनिज़्म तो आप
यकीनन समझ गए होंगे, क्योंकि ऊपर मैंने आपको अलग से भी दिखाया और यहाँ डायग्राम में भी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। ज़रा साइड वाली चीज़ देख लें। ठीक है, ये वो पेपर है जो स्टेशनरी फेज जिसके ऊपर मोबाइल फेज ने ट्रैवल किया और कंपोनेंट्स सेपरेट हुए। तो ये वो लाइन है जिसको यहाँ पे ओरिजिन कहा जा रहा है। मैंने आपको कहा ना कि आप एक बॉटम के ऊपर, एक एंड के ऊपर आप क्या लगा लोगे, लेड पेंसिल से लाइन खींच लोगे स्केल के साथ सीधी लाइन, ये आपका ओरिजिन होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। फिर आप यहाँ पे जिस मिक्सचर को सेपरेट करना है उसका ड्रॉप एक यहाँ पे लगा देते हो। फिर इसको क्रोमेटोग्राफी टैंक के सस्पेंड करते हो। सस्पेंड आप इस ड्रॉप से नीचे नीचे सस्पेंड करते हो, क्योंकि ड्रॉप जो है आपके सॉल्वेंट में डायरेक्ट डिप नहीं होना चाहिए। तो फिर हमने सीखा कि सॉल्वेंट ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा, ठीक है, उसके साथ मिक्सचर भी और मिक्सचर के कंपोनेंट्स भी ट्रैवल करेंगे, जो हमारा मोबाइल फेज होगा। कंपोनेंट सेपरेट करेंगे। रेड जो है वो हैवियर कंपोनेंट है। फ़र्ज़ कर लें 3 घंटे के बाद, 3 घंटों तक ये प्रोसेस हुआ और 3 घंटों के बाद ये जो रेड स्पॉट है, जस्ट इसने ओरिजिन से लेके जो इसकी लोकेशन है वहाँ तक हमने डिस्टेंस मेजर किया, तो इसने जस्ट 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। पर्पल जो है वो थोड़ा लाइटर वेट था और उसने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जब 3 घंटे का प्रोसेस गुजरा तो उसने 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया। और जो ब्लू कंपोनेंट था उसने क्या कर लिया भाई, उन्हीं 3 घंटों के अंदर वो 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर गया। और हमारा जो सॉल्वेंट था, यानी अगर वो ज़्यादातर जैसे मैंने बताया पानी ही होता है, हम वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करके ऊपर चला जाता है। यहाँ पे देखें कि जो वाटर है उसने 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, लेकिन कंपोनेंट जो हैं वो वाटर के साथ 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस उन्होंने कवर नहीं किया, वो थोड़ा सा पीछे रहे। अब उसमें जो हैवियर थे वो बहुत पीछे रह गए, जो थोड़े दरमियाने वेट के थे वो दरमियान में, और जो लाइटेस्ट थे वो सबसे ऊपर चले गए। तो यहाँ से आप डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो कि उन 3 घंटों के अंदर किस कंपोनेंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया इन कंपैरिजन टू द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया उतनी टाइम में। अब सॉल्वेंट के मुकाबले में जो रेड कंपोनेंट था उसने 2 सेंटीमीटर कवर किया। सॉल्वेंट के मुकाबले में पर्पल ने 6 सेंटीमीटर कवर किया, और वाटर के सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ब्लू कंपोनेंट ने 8 सेंटीमीटर कवर किया। इसके साथ ही हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।